हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर आपको अपने YouTube चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। दिनांक 14 फरवरी 2023 को बिहार में 10वीं बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो गया है, जिसमें से आज 3-4 पेपर हो गया है। फर्स्ट डे यानी कि 14 फरवरी 2023 को मैथमेटिक्स का पेपर था। उसका प्रश्न पत्र मेरे पास है। आज हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे और जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया है वो इससे मैच कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार के अलावा और भी जिस स्टेट में बोर्ड का पेपर आने वाला है वो इसकी सहायता से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास ये है क्वेश्चन पेपर। वो लोग जो है क्वेश्चन पेपर नंबर ये डी है। पेपर डी इस पे लिखा हुआ है। हो सकता है वो लोग वहां पे 3-4 पेपर बनाते हो, A, B, C, D। तो इसमें से ये पेपर डी लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो पेपर डी का आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सेक्शन ए है यानी कि जो खंड अ है, खंड अ में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसे हम लोग सोल्व करने की आज कोशिश करेंगे। देखते हैं कितना टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है एवं उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी उदग ऊंचाइयों का अनुपात है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स is 4:5 and the ratio of their base radii is 2:3. The ratio of their vertical height is। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे हम लोग सोल्व करते हैं। ये पहले नंबर का है। पहले नंबर का क्या है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स इज 4:5, यानी कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है। तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग जानते हैं कि शंकु का जो आयतन होता है, इसके लिए क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई r²h। ये होता है शंकु के लिए। तो इसमें कह रहा है कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन इज 4:5। यानी कि अगर हम दो कोन में से एक कोन का जो आयतन है, एक कोन का जो वॉल्यूम है वो V1 बोले और दूसरे कोन का वॉल्यूम हम V2 बोले, तो इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है? 4:5 है। 4:5 है। तो अच्छा, और V1 इक्वल टू हमारे पास क्या है? 1/3 पाई r की जगह यहाँ पे r1 यूज करते हैं, क्योंकि ये कोन 1 के लिए हम यूज कर रहे हैं
तो यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, तो यहाँ इसका रेडियस को R1 ले लीजिए, तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर और H को H1 ले लीजिए अपॉन V2 हमारा क्या हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 इक्वल टू कितना है 4:5। अच्छा, तो और साथ ही साथ दिया हुआ है कि त्रिज्याओं का जो अनुपात है रेशियो ऑफ देयर बेस रेडी इज 2:3। तो यहां पे देखिए सबसे पहले 1/3 से तो 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अच्छा, और R1 अनुपात R2 जो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2:3, तो 2 का स्क्वायर हो गया इंटू H1 और बटा 3 का स्क्वायर इंटू H2 इक्वल टू 4/5। तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4/9 H1/H2 इक्वल टू 4/5। ठीक है, यहां से ये 4 से 4 ये कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, तो इसलिए H1/H2 इक्वल टू कितना हुआ, ये 9 यहां मल्टीप्लाई होकर के 9/5 हो गया। यानी कि यही ये पूछ रहा था कि उनकी उदग ऊंचाई वर्टिकल हाइट का जो रेशियो है वो कितना होगा। तो H1/H2 हमें कितना मिल गया 9/5 और 9/5 मिला, यानी 9/5 ये किसमें है C में है। आंसर इसका क्या होगा, आंसर क्या होगा C। ठीक है, ये हमारा 1 का सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, इसमें क्या कर रहा था कि दो शंकु का जो आयतन है उनका अनुपात 4:5 है। V1/V2 कितना है 4/5 है। V1 हमारा V1 कैसे निकलेगा 1/3 पाई, यहाँ पे V1 लिया है तो यहाँ R1 लेंगे, यहाँ H1 लेंगे। उसी प्रकार यहाँ नीचे V2 है तो यहाँ R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर। जब ऐसा रहता है तो इसे शॉर्ट मेथड से हम इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। यहाँ 1/3 से 1/3 चला गया, पाई से पाई चला गया, और उसके बाद दिया हुआ है त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी R1/R2 भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2/3। तो R1/R2 हमने 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर H1/H2 ये वाला हो गया 4/5। 2 दूनी 4, 3 किया 9, 4 से 4 कटा, तो हमें H1/H2 कितना मिला 9 × 1, तो 9/5 मिल गया। यही इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन आंसर C है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसे उतार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी nवा पद 5 - 3n है तो इसका सार्थ अंतर निकालो। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है। इसमें ये कह रहा है कि nth टर्म जो है, nth टर्म कितना है, nth टर्म है 5 - 3n, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, nth टर्म nवा पद दिया हुआ है, दूसरे का है, दूसरे नंबर का। ठीक है, nवा पद दिया हुआ है 5 - 3n, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। अच्छा, तो देखिए निकालते हैं। ये nth टर्म है, यानी कि ये an है। an इक्वल टू दिया हुआ है 5 - 3n। अच्छा, देखिए जरा इसमें कि an जो है, an इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, a + n - 1 × d। तो
यहां से हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ना तो हमारे पास a है, ना ही n है और ना ही d है, तो कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। an इक्वल टू 5 माइनस 3n दिया हुआ है an, तो इसलिए इसमें एक अगला पद निकाल लेते हैं, n प्लस 1 निकालते हैं। तो n प्लस 1 कैसे निकलेगा? n की तो an इक्वल टू कितना है 5 माइनस 3n, 5 माइनस 3n। n की जगह हम यहां कितना लेंगे, n प्लस 1 लेंगे। तो n की जगह हम कितना लेंगे, n प्लस 1 लेंगे। तो n प्लस 1 ले लिया, ठीक है। तो n प्लस 1 हमें कितना मिलेगा, 5 तो 5 माइनस 3 इंटू n 3n और माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3। तो 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, 2 माइनस 3n, यानी कि हमें कितना मिला an प्लस 1 हमें कितना मिल गया, an प्लस 1 हमें इतना मिला। तो अब हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, इसलिए कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा, an प्लस 1 टर्म माइनस an टर्म। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिला है 2 माइनस 3n माइनस an कितना है 5 माइनस 3n, 5 माइनस 3n, तो 5 माइनस 3n, ठीक है। इतना इक्वल टू 2 माइनस 3n माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 3n। ये हमारा 3n से 3n कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस 5 मिल करके माइनस 3 मिला, माइनस 3 मिला। तो माइनस 3 इसमें किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए इसका आंसर कितना हुआ, आंसर इक्वल टू बी हुआ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसे। यानी कि हमें पहले का आंसर कितना मिल गया, पहले का आंसर हमें कौन सा मिला था, पहले का आंसर सी मिला था, पहले का आंसर सी, दूसरे का आंसर बी मिला, दूसरे का आंसर बी मिला। अब हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना है, इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल आर इतना एंड इतना, द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंट्रॉइड विल बी। तो ये कैसे निकलता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हमें दिया हुआ है ए बी सी, 3 पॉइंट दिया हुआ है, ये हमारा 4 6 है, ये हमारा 0 0 4 है और ये हमारा 5 5 है। तो इसका सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड क्या होता है कि शीर्ष से जो समभुजा होता है उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मीडियन। तो जो तीनों मीडियन जहां मिलेगा, माध्यिका जहां मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड होता है, तो ये इसका सेंट्रॉइड है। इसको जी से डिनोट करते हैं, तो ये जी का मान पूछ रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जी इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इसे निकाल लीजिए। x1 हमारा कितना है 4 प्लस x2 0 और प्लस x3 5 अपॉन 3 और y1 कितना है, y1 है 6 प्लस y2 कितना है 4 और प्लस y3 कितना है 5 और बटा 3। तो ये 4 और 5 मिलकर के 9 हो गया अपॉन 3। ये 6 और 4 10 और 5 15 अपॉन 3। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी कि क्या मिला हमें 3 और
5 मिल गया। 3 और 5 ऑप्शन नंबर डी में है। 3 और 5 ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो हमें तीसरे का आंसर क्या मिल गया? तीसरे का आंसर डी मिला। ध्यान रखना है ये सेट नंबर डी है, इसका सेट का जो नंबर है ये डी है। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रोइड निकल गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर तथा आयतन इतना मीटर स्क्वायर है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात है। The curved surface area of a cylinder is 264 meter square and its volume is इतना, the ratio of diameter of to its height is। मिटाते हैं इसे। चौथा क्वेश्चन है हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। ये हमारा सिलेंडर होता है ऐसा, ये ऐसा सिलेंडर होता है। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सभी एक नंबर का क्वेश्चन है। ये मैं डिटेल से समझाने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, बस समझिए आप कि एक बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 264 है। वक्रपृष्ठ ये वाला जो पार्ट होता है, ये सारा क्या कहलाता है? वक्रपृष्ठ कर्व सरफेस एरिया। क्या कहलाता है? ये कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया जो दिया हुआ है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बेलन का? 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 264 मीटर स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर। ये वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है इसका वॉल्यूम इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बेलन का? सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 924 मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है द रेशियो ऑफ इट्स डायामीटर टू इट्स हाइट। इसका जो डायामीटर है ये आर हो गया, इसका ये एच हो गया। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है? रेशियो ऑफ डायामीटर अपॉन हाइट। डायामीटर अपॉन हाइट, ये रेशियो हमें निकालना है, ये कितना होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें? देखिए, ये दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू इतना। ठीक है, तो इसमें से आप जो है एच निकाल लीजिए। क्या निकाल लें? एच निकाल लेते हैं। तो एच जब हम निकालेंगे इससे, तो ये पाई आर स्क्वायर टोटल यहां मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 924 अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इतना मीटर ये एच में एच निकल जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, और ये हमें इक्वेशन थर्ड मिला। ठीक है, इतना करने की जरूरत है नहीं, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि कैसे कैसे हो रहा है। अब ये जो हमें h का मान मिला है, इसको जो है इतना करने की इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। h, ये जो हमें h का मान मिला, h की जो वैल्यू मिली, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 पाई r और इनटू h इक्वल टू कितना है? इतना है। तो 924 अपॉन पाई आर स्क्वायर को यहां लिख दीजिए r इंटू आर इक्वल टू कितना है ये? 264। तो 264। अब देखिए तो यहां ये पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां ये 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए। 2 1 कम 2, 32 दूना 64, 132 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है,
अब r इक्वल टू, r को यहां ले जाइए, 132 को यहां ले आइए, तो इसलिए r इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 924 अपॉन 132। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया, 1 2 4 तिया 12, 4 एकम 4, ये 4 से डिवाइड होगा, 4 तिया 12, 3 में से 2 गया, 1 2 4 तिया 12। अब कितने से कटेगा, ये दोनों अब 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा तो 3 सत्ते 21, 2 में से 3 में से 1 गया 2, 1 3 सत्ते 21, और ये 3 से 11 तिया 33, 11 सत्ते 77, यानी कि r इक्वल टू हमें 7 मिल गया, r इक्वल टू 7 मिला। और जब r इक्वल टू 7 मिल गया, r इक्वल टू 7 मिल गया, तो यहां से h निकाल लीजिए, r का मान पुट करके h निकाल लीजिए, तो h इक्वल, इसलिए h इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, 924 अपॉन पाई इक्वल टू 22/7, तो 22/7, ये 7 ऊपर गया, 22 नीचे, और r स्क्वायर, r इक्वल टू निकला है 7, तो 7 इंटू 7, ठीक है, ये 7 से 7 गया, और ये 22 से कट जाना चाहिए, 22 चौके 88, 12 में से 8 गया 4, 22 दूनी 44, कट गया ना, 22 चौके 88, 12 में से 8 गया 4, 4 22 दूनी 44, तो h इक्वल टू हमें मिला, h इक्वल टू हमें मिला 42/7, और जब h इक्वल टू 42/7 मिला, 42/7 मिला, तो इसलिए अब ये हमें निकालना है d/h, तो d कितना मिलेगा, r जब 7 है तो इसलिए d इक्वल टू दुगना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो गया, यानी कि d कितना मिला, 14/h इक्वल टू 42/7, तो 42/7 इक्वल टू क्या मिला, 14, तो 14, और डिवाइडेड 42/7 है, ये मल्टीप्लाई होके 7/42 हो जाएगा, 14 तिया 42, यानी कि क्या मिला, 7/3 मिला, और ये 7/3 किसमें है, 7/3 डी में है, यानी कि चौथे का जो आंसर मिला वो डी मिला, ठीक है, समझते जाइए, 100 क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे, मिटा देता हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, और ये तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, इसमें और लिखने लगेंगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा लेंथी बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना सागर से मोती चुनने के बराबर है, ठीक है, तो हम लोग मोती चुनना स्टार्ट कर दिए हैं, करते हैं इसे। चौथा हो गया, पांचवा क्या है, यदि बिंदुओं ए बी बी सी सी ए से बने त्रिभुज का केंद्र मूल बिंदु हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होगा। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी है, और यहां पे ये ए बी है, ये बी सी है, और ये सी ए है, और इसका जो सेंट्रॉइड है वो मूल बिंदु है। क्या है, मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होगा। तो देखिए इसका सेंट्रॉइड कैसे निकलता है, सेंट्रॉइड इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी a प्लस b प्लस c, तो a प्लस b प्लस c बटा 3, ठीक है। और कैसे, और क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3, तो b प्लस c प्लस a, यानी कि ये भी है a प्लस b प्लस c के बराबर, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 0 के, और ये किसके बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, यानी क्या मिल रहा है, दोनों कंडीशन में क्या मिल रहा है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 मिल रहा है,
इधर भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मिल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होगा। आप लोग 8वीं क्लास में पढ़े होंगे कि जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होता है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, सी, 3abc ऑप्शन नंबर डी में है। तो 5वें का आंसर डी। ठीक है, हो गया कंप्लीट। छठा है हमारा कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना हो, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर, ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है, कितना कितना 0 4 दिया हुआ है, 0 0 दिया हुआ है और 3 0 दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, इसमें फॉर्मूला लगाइए। ये हमारा त्रिभुज के जो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला है क्या है, के लिए फॉर्मूला है कि 1/2 इंटू x1 इंटू by2 माइनस by3 प्लस x2 by3 माइनस by1 और प्लस x3 इंटू by1 माइनस by2, ये फॉर्मूला है। तो यही यूज करेंगे, हाफ तो हाफ इंटू x1 हमारा कितना है, x1 ये है, तो x1 हमारा 0 हो गया और इंटू by2 माइनस by3, by2 ये हमारा by2 है तो 0 माइनस by3 हमारा ये है 0। ठीक है, और प्लस x2 हमारा कितना है, x2 है ये हमारा x2 ये रहा, तो x2 ये रहा और by3 हमारा ये है, by3 ये है माइनस by1 कहां है, by1 ये है, तो by1 और प्लस x3 कहां है, x3 हमारा ये रहा, x3 हमारा ये रहा 3, x3 ये रहा और इंटू y1 हमारा ये रहा, तो y1 ये रहा और माइनस by2 ये रहा, तो ये कितना होगा, हाफ इंटू ये 0 माइनस 0 0 इंटू 0 ये टोटल 0 हो गया और प्लस 0 माइनस 4 माइनस 4 इंटू 0 मिल करके ये भी 0 हो गया और प्लस 4 माइनस 0 तो 4 और 4 दिया 12, ये 12 हो गया, यानी कि 1/2 इंटू 12 इसको करेंगे तो 2 6 जा तो इक्वल टू 6 मिला, और ये ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो छठे का हमारा आंसर हो गया, छठे का आंसर हो गया, छठे का ऑप्शन बी हुआ, 6 नंबर का आंसर बी हुआ। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब 7 नंबर है, 7 नंबर का है द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 4:9, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, भुजाओं का अनुपात कितना है, 4:9।
साइड्स का अनुपात 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया का क्या होगा? तो हमने पढ़ा है कि जब दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो क्या होता है साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बटा 9 का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर कितना 4 स्क्वायर और 9 स्क्वायर, इसी के रेशियो के बराबर जो होता है एरिया का रेशियो होता है। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 बटा 9 9 81, यानी कि 7वें का जो हमारा आंसर हो गया 16:81, आंसर बी हो गया। ठीक है, सातवें के बाद हम बढ़ते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे लिखा रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप हैं तथा बीसी = 4 ईएफ = 5, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना है, तो डीईएफ का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, ऐसे है एक त्रिभुज एबीसी है और दूसरा है डीईएफ। BC = 4, ये 4 है और EF = 5 है। ट्रायंगल ABC का एरिया 80 है, इसका जो एरिया है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज DEF का इसका एरिया क्या होगा? तो अभी हमने जाना और पढ़ा कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो वही काम कर देते हैं। यानी कि क्या होगा, 80 बटा इस ट्रायंगल का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर हो जाएगा इन दोनों के, यहां इसका एरिया लिए है तो इसका एरिया लिए है तो इसी की साइड इधर लेंगे, यानी कि 4 स्क्वायर अपॉन ये 5 स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये 80 तो 80, इसको मान लेते हैं कि ये m है। ठीक है, इतना लिखने के बजाय ये m मान लेते हैं। तो इक्वल टू 4 4 जा 16 अपॉन 5 5 जा 25। ठीक है, तो यहां से ये हमें क्या मिलेगा, 16m = 25 × 80, इसलिए m = क्या मिल गया हमें, 25 × 80 अपॉन 16, 16 25 80, तो ये कितना मिला, 25 25 है 125। यानी कि m क्या माने थे, ये एरिया माने थे, ट्रायंगल DEF का एरिया माने थे, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल माने थे, और तो 125 निकल गया त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 8वें नंबर का। और ये है ऑप्शन बी में है, यानी कि 8वें का जो आंसर हो गया वो बी हो गया। आवाज मत करो। ठीक है, अब हम 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नाइन्थ क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द सर्कल इज, रेडियस दिया हुआ है और एरिया निकालना है, तो निकाल लो। r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना निकलेगा, एरिया इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई इक्वल टू 22/7, r इक्वल टू 14 इंटू 14, 7 2 जा गया तो 22 इंटू 14 दूनी 28, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 8 176, 17 22 दूनी 24, 10 34 और 7 41, 416 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, कौन सा नाइन्थ है ना, तो 416 तो ऑप्शन में है नहीं, 416 ऑप्शन में नहीं है। क्या था, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल एक पाई स्क्वायर, पाई बटा 7 इंटू 14 इंटू 14, 7 दूनी 14 तो 22 इंटू 14 दूनी 28, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 22 8 176, 22 दूनी 44, 6 7 4 11 4 5 616, 616 तो 616 ये किसमें है, आंसर सी में, तो 9वें का ऑप्शन सी। ठीक है, अब है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि निकालना। इस बार त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर तो परिधि निकालना है, परिधि इक्वल टू भाग, सरकमफेरेंस निकालना है। तो सरकमफेरेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई r, तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r इक्वल टू 14, 7 दूनी तो 22 दूनी 44 और दूनी 88 यानी कि 88, तो 88 वृत्त की परिधि, ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो 10th का क्या होगा, बी। ठीक है, अब है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है कि 0.49 और ऊपर ये बार लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है। 0.49 can be expressed in the form of p by q as p by q, इसको जो है p by q के फॉर्म में p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, p by q के फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको हम लेट करते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि x इक्वल टू 0.49 और ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ये बार का मतलब क्या होता है 494949 ये आता रहेगा। ठीक है, तो जब हम x इक्वल टू इतना मान लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट करेंगे और अब क्या करेंगे, यहां 0.494949 आ रहा है तो 2 डिजिट दशमलव इस पॉइंट को 2 डिजिट हम राइट साइड की तरफ ले जाएंगे। राइट साइड की तरफ ले जाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 100x इक्वल टू 49.494949 डॉट 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 ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लेंगे, लिखेंगे कि
लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, समीकरण दूसरा माइनस पहला से। तो करने में क्या मिलेगा, 100x में से x माइनस करिए तो 99x होगा, और इक्वल टू ये जब हम माइनस करेंगे तो ये सब 0 0 0 हो जाएगा, और ये 49 होगा, कितना होगा 49.000000 डॉट डॉट डॉट, ऐसा मिलेगा। यानी कि हम 99x इक्वल टू 49 लिख सकते हैं, इसलिए x इक्वल टू हमारा 49/99 होगा, हो गया। और ये ऑप्शन है हमारा 49/99, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। तो 11वें का जो आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। जिन जिन बच्चों का ऑप्शन इससे मैच करता जा रहा है आंसर, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, और जिन जिन बच्चों का नहीं हो रहा है वो मायूस नहीं हो। अभी 100 क्वेश्चन है, उनमें से आपको 50 ही करना है, मैं सारा करा रहा हूं, ठीक है। 11 तो हो गया, अब हम 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 हमारा क्या है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। क्या है 49 है, 36 है, 27 है और √16 है। इनमें से कौन जो है इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, स्क्वायर रूट, कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना मिलेगा 7, 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना मिलेगा 6, 16 का करेंगे तो कितना मिलेगा 4, और 27 का पूरा नहीं निकलता है, तो ये 27 ही होगा। यही जो है क्या है इरेशनल नंबर है, और ये ऑप्शन सी में है। तो 12 का जो हमारा आंसर हुआ सी, ठीक है। अब 13 की बात करते हैं। बहुपद 10x - 25 का 0 निकालना है। बहुपद 10x - 25 का शून्यक है। द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 10x - 25, इसका 0 निकालना है। तो जिस भी पॉलिनोमियल का 0 निकालना होता है उसे हम 0 के बराबर कर देते हैं। 0 के बराबर जब कर देते हैं और उसके बाद हम x का मान निकाल लेते हैं। तो 10x - 25 = 0, तो 10x = 25, तो x = क्या मिलेगा 25/10, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में 5 5 जा 5 2 जा, यानी कि x = 5/2 मिला। 5/2 आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो 13 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 14 नंबर पे बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात निकालना है। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 8x + 10, डिग्री निकालना है, घात निकालना है। घात या फिर डिग्री। तो डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल का जो सबसे बड़ा पावर होता है वही होता है डिग्री। तो
तो इसमें सबसे बड़ा पावर जो वेरिएबल क्वांटिटी हमारा x है, x का जो सबसे बड़ा पावर है वो 2 है। तो डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया। आंसर 14 का कौन सा हुआ? 14 का हुआ बी। 14 का हुआ बी। ठीक है। अब कह रहा है कि 15th में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड है एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स इंटू एक्स प्लस रूट एक्स इक्वल टू 5 इक्वल टू 5। अच्छा, एक एक करके देखते चलते हैं, जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे तो ये कैसा मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट एक्स, यानी कि यहाँ पे x पे पावर 1/2 है और प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये जो है बहुपद ही नहीं है। क्या है? ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ x पे जो पावर आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा? पॉलिनोमियल नहीं है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हुआ, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स इंटू एक्स प्लस रूट एक्स इक्वल टू 5। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। यहां देखिए तो एक्स स्क्वायर और इंटू जब एक्स हो जाएगा, एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 3। जब पावर 3 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह गया, क्यूबिक हो गया। तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना मिलेगा? a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर दीजिए। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस ये x स्क्वायर, ये वाला है। ठीक है। तो ये कितना हो गया? x स्क्वायर मिल करके ये हो गया 2x स्क्वायर और प्लस 2x इंटू 1 2x और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया और ये यहाँ 0 लगा हुआ है, ये 0 लगा हुआ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो सी हो गया। ठीक है। और ऑप्शन डी सी, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 15 का जो है आंसर सी हो गया। डी, ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी है x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 11। तो यहाँ है x प्लस 1 को, यहाँ इसको a मानिए, इसको b मानिए। तो a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b का a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो a क्यूब प्लस b क्यूब होगा तो x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि क्यूबिक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो आंसर इसका कौन सा होगा? सी। 16 नंबर का रहा है कि यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो p क्यूब q और p स्क्वायर q का महत्तम समापवर्तक क्या होगा?
16 नंबर का है, 16 नंबर का है कि p क्यूब क्यू और p स्क्वायर क्यू इफ p एंड q आर प्राइम नंबर। कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। देन द HCF ऑफ p क्यूब q एंड p स्क्वायर q इज, इनका हमें HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है? इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इतना इक्वल टू क्या मिलेगा? p इंटू p इंटू p इंटू q। इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना मिलेगा? p इंटू q। जो HCF होता है, HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो वो HCF होता है। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? जो दोनों में शामिल हो वो महत्तम समापवर्तक होता है। तो दोनों में देखो, यहां से एक p, यहां से एक p तो निकल गया, यहां से एक p, यहां से एक p तो निकल गया। ये नहीं है, ये इसमें है, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। q इसमें है, q इसमें है तो ये होगा। ठीक है, तो इक्वल टू कितना मिला हमें? p स्क्वायर q। ये इसका HCF निकला। और भी जिसका पावर छोटा होता है वो क्या होता है? HCF। तो यहाँ 2 पावर, यहाँ 3 पावर, तो 2 पावर वाला निकल गया, यहाँ 1 पावर, यहाँ 1 पावर। ठीक है, तो कॉमन वाला निकल गया, यानी कि p स्क्वायर q। और p स्क्वायर q किसमें है? ऑप्शन बी में। तो 16 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। सेवनटीन का क्या है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, निकालना कितना होगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा? तो देखिए यहां डायरेक्ट फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो ये cos थीटा के बराबर हो गया और ये माइनस cos थीटा एज इट इज रह गया। तो cos थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया तो क्या मिला? 0 मिला। और 0 ये ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी है। 17 का ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 18th क्या है? यदि a इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 और b इक्वल टू 2 इंटू 3, b इक्वल टू 2 इंटू 3, b इक्वल टू 2 इंटू 3 और c इक्वल टू 3 टू दी पावर n है। n है 3 टू दी पावर n और इंटू 5। तो a b c का एलसीएम क्या होगा? a b c का एलसीएम क्या होगा? ये 3 टू दी पावर n है या क्यूब है? n तो हो नहीं सकता, कुछ मिसप्रिंट है इसमें। तो अच्छा नहीं, ये c इक्वल टू 3 टू दी पावर n इंटू 5 है और इसका एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम कितना है? एलसीएम है 2 टू दी पावर क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो n निकालना है। n क्या करना है? निकालना। n क्या है? n निकालना है। तो देखो यहां एलसीएम में क्या होगा? एलसीएम में क्या होता है आप लोग को पता होगा। एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन होता है
जो कॉमन होता है वो तो होता ही है, साथ ही साथ जो कॉमन नहीं भी होता है, वो कॉमन के अलावा जो बच जाता है वो भी मल्टीप्लाई होता है एलसीएम में। यानी कि क्या करेंगे, इसको देखिए 2 क्यूब 2, यहां पे पावर 1 है, यहां पे पावर 3 है, तो कॉमन क्या है, इसका कॉमन कितना मिलेगा, कॉमन 2 मिलेगा। बाकी जो बचा 2 पे पावर 1, बाकी जो 2 पे पावर 2 बचा वो भी एलसीएम में शामिल होता है। इसलिए या फिर जो सबसे बड़ा पावर होता है वो एलसीएम होता है, यानी कि 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 1 में सबसे बड़ा पावर 3 है, तो हमारा एलसीएम कितना निकलेगा, ये 2 टू दी पावर 3 निकलेगा। 2 टू दी पावर 3 इंटू ये 3 पे पावर 1, यहां 3 पे पावर 1 और यहां 3 पे पावर n है, तो एलसीएम कितना निकलेगा, 3 पे पावर n हमें मालूम नहीं है कि n कितना है, तो यहां से ये यहां से दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है कि 3 पे पावर 2 है, तो ये 3 पे पावर यहां 1 ये छोटा वाला है, तो और यहां 2 मिल रहा है बड़ा वाला, यानी कि यहां पे 2 होगा, तो n इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। तो 18 का आंसर जो है वो सी होगा, 18th का आंसर सी हो गया। दो अपरिमेय संख्याओं इतना तथा इतना का गुणनफल है एक, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या a और b दोनों, इनमें से कोई नहीं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर 3 प्लस रूट 5 और इनटू 3 माइनस रूट 5, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या निकलेगा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बोथ a एंड b, नन ऑफ दीज। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 5 का होल स्क्वायर, तो 3 दिया 9 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर 5 मिला, तो 9 में से 5 गया 4 मिला, और 4 एक कैसी संख्या है, रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, 19 का ऑप्शन नंबर ए। अब हम आगे बढ़ते हैं 20th नंबर का, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू, इसको जीरो के बराबर कर लो, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो x का मान मिलेगा वही इसका जीरो होगा, शून्यक होगा। अरे तो ये कितना हो जाएगा, मिडिल टर्म को फैक्टराइज करें, मिडिल टर्म को फैक्टराइज इस प्रकार करना है कि इन दोनों का जो अलजेब्रिक सम हो वो कितना हो जाए, मिडिल टर्म के इक्वल हो, और उनके कोफिशिएंट का जो मल्टीपल हो, यानी कि गुणांक का जो गुणनफल हो वो तृतीय पद या थर्ड टर्म के इक्वल हो, या थर्ड टर्म हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के इक्वल, यानी कि 4x को हमें इस प्रकार ब्रेक करना है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6x, सॉरी हाँ ठीक है, माइनस 2x प्लस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0, इन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम हुआ वो 4 के बराबर हो गया, और इन दोनों के कोफिशिएंट का गुणनफल, गुणांक का गुणनफल, गुणांक माइनस 2x में x का जो कोफिशिएंट है वो -2 है, और 6x में x का जो कोफिशिएंट है वो +6 है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो तृतीय पद हमारा -12 है,
यानी कांस्टेंट टर्म -12 है, जो कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल है। ठीक है, ये सब बात आप लोग को बताने की जरूरत तो है नहीं, सब कुछ सीखे हुए हैं। तो x इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। यहां से x माइनस टू कॉमन लिया तो x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसलिए x माइनस टू इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 मिला एंड x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -6 मिला। यानी कि सॉल्यूशन हमारा क्या मिला, जीरो हमारा क्या मिला, 2 और -6। तो 2 और -6 का ऑप्शन कौन सा है, आंसर नंबर सी। तो 20 का जो आंसर है वो सी हो गया। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं और ये 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगले लेक्चर में हम और पढ़ेंगे और देखेंगे सबका सॉल्यूशन। और नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़ने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।